इसलिए अब हमें बहुत सारे जो हमारे दिमागों के ऊपर ये रखे हुए हैं कि साहब हमारे पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, हम तो बड़े बैकवर्ड थे, और हम तो अब एग्जाम्पल के लिए मैं बंगाल का ही उदाहरण देना चाहता हूं। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करवाया, राजा राम मोहन राय अगेंस्ट में थे। ऐसा बड़ी गजब बात है, सती तो होती थी राजस्थान में ज्यादा और सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन बंगाल में चल रहा था। पूछा जाए कितने उदाहरण हैं, ऑलमोस्ट नील। अभी तक के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उसमें पिछले 100-125 सालों में जो रिपोर्टेड केसेस हैं, वेदर दे वर ट्रू और फॉल्स, 40 हैं। और सती पे किताबें कितनी है? मोर देन 70। आप एजेंडा समझिए। और उसके बाद भी हमारे दिमागों में चीज ऐसे भर दी जाती थी। आप सब ने इंग्लिश का वो वर्ड सुना होगा, विच क्राफ्ट, विच हंटिंग। ये एक विच क्राफ्ट एक्ट से आया है। ये एक्ट जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट से बना हुआ एक्ट था। ये कोई सामाजिक कुरीति नहीं थी। किसी भी महिला को विच अर्थात चुड़ैल घोषित करके पकड़कर जिंदा जला देना। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और आपको पता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में विच क्राफ्ट एक्ट कब रिपील हुआ है? 1952। 1952 तक वो विच क्राफ्ट एक्ट रहा है। और ये हमको बताते हैं कि साहब हम समानता नहीं जानते थे, वो हमें समानता से। यानी जिस जमाने में विलियम बेंटिंक 1837 में यहां पे सती प्रथा का विरोध कर रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में विच क्राफ्ट एक्ट है, यानी देवी नहीं चुड़ैल कह के जलाया जा रहा है। आप ये सोचिए। और वो एजेंडा ऐसा सटल कर दिया गया हमारे दिमागों में कि हमें वही लगने लगा कि हां जो ये बोला जा रहा है यही सच है। और हमने कभी, अब दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज 17 फरवरी है। आज एक और चीज की जयंती की पूर्व संध्या पे हम हैं। 18 फरवरी 1946 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसने भारत की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान दिया। वो था 18 फरवरी 1946 का इंडियन नेवी का रिवोल्ट। और इसके बारे में आप सबने सुना होगा कि 1956 में जस्टिस पीवी चक्रवर्ती, जो चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट थे, जो उस समय गवर्नर भी थे, क्लेमेंट एटली, वो प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जिनके टाइम में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट साइन हुआ, वो भारत के दौरे पे आए और 2 दिन यहीं कोलकाता में रहे थे गवर्नर हाउस में। क्लेमेंट एटली से बातचीत के आधार के ऊपर इन्होंने, पीवी चक्रवर्ती जी ने यदुनाथ सरकार को लेटर, नहीं, आरसी मजूमदार को लेटर लिखा, जो हिस्ट्री ऑफ बंगाल में विद रेफरेंस ऑफ पीवी चक्रवर्ती छपा हुआ है। वो उनसे पूछते हैं कि साहब 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, 42 के बाद तो भारत में कोई आंदोलन ही नहीं हो रहा था। मैं आपसे पूछता हूं 43, 44, 45, 46 कोई आंदोलन हुआ है? कुछ नहीं। तो आप लोग छोड़ के काहे चले गए? तो जानते उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बहुत सारे रीजंस गिनाए और कहा सबसे बड़ा रीजन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनए बनाई थी, उसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि हमें छोड़ना पड़ा। और उन्होंने पूछा महात्मा जी के बारे में, तो उनके बारे में बकौल पीवी चक्रवर्ती क्लेमेंट एटली ने कहा मिनिमल। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो बात हुई वो कैसी थी, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आईएनए के सैनिकों को लाल किले में उनके खिलाफ वो चल रहा था मुकदमा, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था और बंगाल और कलकत्ता में बहुत भीषण प्रदर्शन हो रहा था। नवंबर 1945 ब्रिटिश सरकार का कमांडर इन चीफ, यानी ब्रिटिश आर्मी चीफ क्लॉड ऑकिनले, लिखता है वाइसरॉय को कि साहब कृपया ये जो ट्रायल चल रहा है बेहतर होगा इसको बंद करवा दें, क्योंकि भारतीय सैनिकों में इतना असंतोष उत्पन्न हो रहा है, ये कभी भी विस्फोटक परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। अब आइए साहब, फिर 11 फरवरी 1946 को क्लॉड ऑकिनले एक और लेटर लिखता है वाइसरॉय को कि अब स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना है एज फॉर एज पॉसिबल तुरंत इसको रुकवा दिया जाए। और वो गलत नहीं था। 11 फरवरी 1946 को लिखता है और 18 फरवरी 1946 को नेवी का रिवोल्ट हो जाता है बॉम्बे में। विद इन 2 days
वो बॉम्बे से बढ़कर कलकत्ता से कराची तक फैल जाता है। 10,000 सैनिक उसमें शामिल हो जाते हैं। 70 नेवल वेसल्स पे कब्जा कर लिया जाता है। ब्रिटिशर्स पूरी कोशिश करते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आखिर में वो सरदार पटेल और नेहरू जी का सहयोग लेते हैं। उनके समझाने बुझाने पर वो सैनिक वापस आते हैं और उनसे कहा जाता है कि आपको बाद में सैनिक का सम्मान, पेंशन और सारी चीजें मिलेंगी। वो वैसे बाद में दिया नहीं गया, वो अलग बात। दिस वॉज 26 ऑफ फरवरी 1946 जब वो सेटल डाउन होता है। एंड लुक एट द टाइम लाइन, मार्च 1946 कैबिनेट मिशन प्लान, क्योंकि अब घबरा गए। आप में से कभी किसी ने सोचा कि ब्रिटिशर्स ने यहां से जाने की डेट तो 30 जून 48 तय की थी, इसीलिए 30 जून 48 तक वाइसराय रहे माउंटबेटन, तो 15 अगस्त 47 को क्यों चले गए? इसीलिए चले गए। अब आइए मार्च 46 कैबिनेट मिशन प्लान, और वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुन ले, जो अध्यक्ष होगा उसी को हम इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बना देंगे। ये वही फेमस वाली अप्रैल 46 में वही फेमस वाली मीटिंग होती है जिसमें नेहरू जी को 0 वोट मिले और सरदार पटेल को सारे वोट मिले और इसके बावजूद नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। और 2 सितंबर 46 को नेहरू जी को इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, मतलब चीफ बना दिया जाता है वेवेल के द्वारा शपथ दिला के, और 15 अगस्त 47 को छोड़ दिया जाता है। अब आप सोचिए, क्लेमेंट एटली ने जो बोला है और जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके एमपीज की स्पीच है मार्च 46 की, वो जरा जाके कभी देखिएगा। वो कहते हैं भारत में माहौल बदल गया है। अब ये 1942, 1920 और 30 का भारत नहीं, 1942 का भारत भी नहीं है। वो कहते हैं वो ब्रिटिश सैनिक जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी बहुत खिदमत की, मगर अब शायद उनकी वो आस्था नहीं रह गई है ब्रिटिश क्राउन के प्रति। और उस समय भारत की कुल फौज थी 25 लाख, जिसमें ब्रिटिश सोल्जर थे केवल 40,000। आप सोचिए 25 लाख की फौज में 40,000 सोल्जर्स कैसे उनको कंट्रोल करते? उनकी फाइनेंशियल स्थिति इस लायक नहीं थी। वॉर में इतने लोग उनके यंग मर चुके थे, वो अपने यहां रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते थे, मैक्सिमम रिक्रूटमेंट भारत से हो रहा था। तो इस समय वो उनके लिए मजबूरी के अलावा और कुछ नहीं था। उनको साफ समझ में आया कि हमें ये छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर भारत को आजादी मिलने में बहुत लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया है, मगर आखिरी समय में अगर सबसे बड़ा योगदान देखा तो फाइनल नेल अगर हुई है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज के द्वारा। अब यहां एक और बात भी क्लियर कर दूं, ये भी जो एक कहानी समझाई जाती है कि साहब नेताजी ने जो, अब एक और फैक्ट कहता हूं, हो सकता किसी को बहुत अटपटा लगे, ये मैंने पिछली बार भी जब कोलकाता आया था तो बोला था, 1931 से 47 के बीच में 1942 को एक्सेप्शन के रूप में छोड़ दे कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं हुआ। आप सब लोग प्रबुद्ध बैठे हैं, बताइए 33, 34, 35, 36 कोई स्वतंत्रता आंदोलन याद है? 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46 कुछ नहीं, आंदोलन नहीं हो रहा था। आंदोलन हम लड़ रहे थे, जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे। और 1942 में अगस्त में क्यों आंदोलन हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 39 में शुरू हो गया था, 1 सितंबर 39 को। ये 3 साल बाद सरकार का विरोध क्यों शुरू हुआ भाई? उसी समय करना चाहिए था। नेताजी ने कहा था जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, यही मौका है, ब्रिटिशर्स को दबा लेना चाहिए। उस समय लोग नहीं तैयार हुए। फिर 3 साल बाद क्यों तैयार हो गए? क्योंकि दिसंबर 41 में पर्ल हार्बर हो चुका था। हिटलर ने 2 फ्रंट एक साथ खोल दिए थे और 1942 के शुरू में ऐसा लगने लगा था कि वॉर इक्वी बैलेंस है, अब पता नहीं कौन जीत जाए। और मैं इसीलिए विद प्रूफ बोल रहा हूं, 14 या 15 जुलाई 1942 को CWC का रेजोल्यूशन है कि वी प्लेज एंड रिक्वेस्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको आप क्विट इंडिया कह रहे थे, टू गिव अ फ्रीडम टू अस, वी विल कन्वर्ट द इल विल टू द ब्रिटिश एम्पायर इनटू ए गुड विल। कितनी गजब की लड़ाई है। इल विल टू द ब्रिटिश एम्पायर टू ए गुड विल, एंड इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्राउन टू गिव अस द पावर so that we can protect the country on the eastern side from Japanese force and other forces. Japanese aggression and other forces कौन थे? मुझे लगता है समझने की जरूरत नहीं कि अदर फोर्सेस कौन थे। और आगे क्या कर रहे हैं? We will ensure that the Allies will have their troops stationed in India. क्या गजब की लड़ाई थी।
इसका मतलब एक खौफ दिखने लगा था कि नेताजी अब पूर्वी सीमा पर, उस समय आईएनए का गठन हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि इधर की तरफ से आ सकते हैं और ऐसा न हो कि भारत स्वतंत्र हो जाए और हम देखते ही रह जाएं और वह चीज समाप्त हो जाए। इसलिए मैं कह सकता हूं देश की आजादी में 3 प्रकार के आंदोलनों का योग है। एक जो क्रांतिकारी आंदोलन था, जो ढाका के अनुशीलन समिति से शुरू होकर और जिसमें बाघा जतीन, सचिन नाथ सान्याल, सूर्य सेन, वहां से लेकर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारा एक आंदोलन था, सशस्त्र संघर्ष। एक राजनीतिक आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, और एक आर्म एग्रेशन और आर्म प्रयास जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में चल रहा था। और इसीलिए नेताजी ने एक्साइल सरकार बनाई थी अपनी 43 में, और 2018 में जब उसके 75 साल पूरे हुए तो देश की आजादी के बाद यह पहला मौका था जब उनमें जो लोग जीवित थे 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड पर उन सबको सम्मान के साथ उसमें परेड में भाग लेने का मौका मिला है प्रधानमंत्री जी ने। और मैं फिर एक और बात कह दूं, आजादी को लेकर भी कॉन्सेप्ट अलग होना चाहिए। 15 अगस्त 47 को हमको आजादी मिल गई, और आजादी कितनी गजब थी कि 1 साल तक वाइसराय साहब यहां बैठे रहे। भाई वो 30 जनवरी 30 जून 48 तक क्या कर रहे थे यहां? अच्छा, अगर कर भी रहे थे तो ये कश्मीर का मामला हम वाइसराय के पास क्यों नहीं ले गए? अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कुछ बची खुची चीजें थी जिसको सेटल करने के लिए वाइसराय साहब यहां थे, तो भाई साहब वाइसराय से शपथ जिन्ना ने तो नहीं ली, तो यहां कहां शपथ ली गई? चलिए, उसके बाद आपको पता है भारत का आर्मी चीफ कब तक ब्रिटिश रहा है? 1949, जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। फिर आपको पता है उसके बाद भारत का एयरफोर्स चीफ कब तक ब्रिटिश रहा है? 1954, द लास्ट ब्रिटिश एयर चीफ वॉज गेराल्ड गिब्स। आपको पता है कि भारत का नेवी चीफ कब तक ब्रिटिश रहा है? 1958, एडमिरल स्टीफन कार्लाइल। और अब आपको पता है कि इंडिया गेट के ऊपर जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति कब तक रही है? 1968। चलिए, इंदिरा जी ने कम से कम 1973 में अमर जमात ज्योति बना दी थी, वरना उससे पहले आप कभी दिल्ली गए तो इंडिया गेट पे उन्हीं सैनिकों के नाम लिखे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए जान दी थी, यानी भारत का हर प्रधानमंत्री उन्हीं को सलाम करता था 1973 तक। 1977 तक जितनी ऑल इंडिया सर्विसेज थी उनके एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होते थे, नो इंडियन लैंग्वेज। 78 में चेंज होना शुरू हुआ। यानी किश्तों में हम धीरे 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 आजाद हो रहे थे। और उसका बड़ा एग्जाम्पल अभी बजट सेशन हुआ है, आपको ध्यान होगा 1997 तक भारत का बजट शाम को 5 बजे आता था। क्यों भाई 5 बजे क्यों आता था? क्योंकि ब्रिटिश टाइम से ट्रेडिशन चल रहा था कि जब लंदन में 11 बजे होते थे उस समय बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो दिल्ली में शाम को 5 बजे बजट प्रस्तुत होता था। अटल जी की सरकार में हमने उसको चेंज करके 11 बजे किया। अब आइए साहब, मोदी जी की सरकार आने से पहले बजट 28 फरवरी या 1 मार्च को आता था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में मौसम फरवरी एंड या मार्च में काम करने लायक होता था, क्योंकि जनवरी फरवरी में भीषण बर्फ जमी रहती थी। तो वहां के मौसम के हिसाब से एक्टिविटी मार्च में ही शुरू होती थी। तो साहब 1 मार्च को बजट आएगा। भारत का तो मौसम ऐसा नहीं है। हमारे यहां तो जून के फर्स्ट वीक में मानसून आ जाता है, और जून एंड होते होते दक्षिण भारत में आ जाओ, जून एंड होते तो पूरे भारत में मानसून आ जाता है। तो हमारे लिए तो यह जरूरी था कि मानसून आने से कम 1 महीना पहले, यानी अप्रैल तक या 2 महीना पहले, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो जो आपने अलॉटमेंट किया है वो सबके पास पहुंच जाए। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि अब 1 फरवरी को बजट आता है, ताकि मार्च एंड या अप्रैल शुरू होते होते जो जो जिन जिन अकाउंट्स में, तो हमने कहा भारत के मौसम के हिसाब से चलेगा बजट, इंग्लैंड के मौसम के हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए भी हमको यह समझने की जरूरत है। और फिर एक और बात कहूं, आजकल वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए, अभी आपने देखा पूर्ण वंदे मातरम गाया गया। पूर्ण गाए जाने को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी, मगर वो पूर्ण वंदे मातरम गाया जाना क्यों जरूरी है? उनके जिन हिस्सों को लेकर विषय उठता था, तुम दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमलदर विहारिणी, ये वो चीज है जो पूरे देश को जोड़ती है। कैसे? जब आप कहते हैं तुम दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, कमला कमलदर विहारिणी, तो आपकी श्रद्धा जितनी कलकत्ता की काली मां से जुड़ती है, उतना ही त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ती है, उतनी असम की कामाख्या जी से जुड़ती है,
उतनी ही मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ती है, उतने ही विंध्याचल की विंध्यवासिनी से जुड़ती है, उतनी ही कश्मीर की वैष्णो देवी से जुड़ती है और उतनी ही तमिलनाडु की कन्याकुमारी से जुड़ती है। एकाकार हो जाती है चेतना। और इतना ही नहीं, जो हिस्से आज हमारे पॉलिटिकल कंट्रोल में नहीं है, वही चेतना हमारी ढाका की ढाकेश्वरी और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जाके जुड़ जाती है। इसलिए उसे उस रूप में करना आवश्यक था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब इंडिया को आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, डिप्लोमेसी और उसके साथ अपनी आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस को भी समझते हुए आगे बढ़ना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भाई इन चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ता है। अब मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। 2016 में 15 अगस्त को जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, उस दिन मैं इंग्लिश टीवी चैनल पर डिबेट में था। तो वॉशिंगटन डीसी से एक बलूच नेता अहमद मुफ्ती खान बैठे थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद बैठे हुए थे। तो उस बलूच नेता ने कहा कि साहब, इन दिस एंटायर रीजन देयर आर सेवरल कंट्रीज बट एवरी कंट्री इज हैविंग देयर आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी। लाइक कजाकिस्तान इज हैविंग कजाक आइडेंटिटी, Uzbekistan is having an Uzbek identity, Afghanistan is having Afghan culture and Afghan identity, but if there is any fake country in this area which is having no identity and culture, that is Pakistan. So what happened? The Pakistani representative got excited, agitated. He said, what you are talking about? Are you not Pakistani? Then the reply of Baluch leader was, yes, I am Baluch, I am not Pakistani. तो उसने कहा, इफ यू आर नॉट पाकिस्तानी देन व्हाट इज योर आइडेंटिटी? यू नो अहमद मुफ्ती खान का जवाब क्या था? हम फिर कह रहे हैं हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब सुनिए, इसके बाद वो इंग्लिश चैनल में हिंदी पे आ गया, पाकिस्तान वाला अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों बोल रहा, फिर भारत माता ही बोल दे। एंड टू योर सरप्राइज, आप यूट्यूब पे जाके उसको देख भी सकते हैं। एक बलूच नेता अहमद मुफ्ती खान बैठे थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद बैठे हुए थे। तो उस बलूच नेता ने कहा कि साहब, इन दिस एंटायर रीजन देयर आर सेवरल कंट्रीज बट एवरी कंट्री इज हैविंग देयर आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी। लाइक कजाकिस्तान इज हैविंग कजाक आइडेंटिटी, Uzbekistan is having an Uzbek identity, Afghanistan is having Afghan culture and Afghan identity, but if there is any fake country in this area which is having no identity and culture, that is Pakistan. So what happened? The Pakistani representative got excited, agitated. He said, what you are talking about? Are you not Pakistani? Then the reply of Baluch leader was, yes, I am Baluch, I am not Pakistani. तो उसने कहा, इफ यू आर नॉट पाकिस्तानी देन व्हाट इज योर आइडेंटिटी? यू नो अहमद मुफ्ती खान का जवाब क्या था? हम फिर कह रहे हैं हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब सुनिए, इसके बाद वो इंग्लिश चैनल में हिंदी पे आ गया, पाकिस्तान वाला अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों बोल रहा, फिर भारत माता ही बोल दे। एंड टू योर सरप्राइज, आप यूट्यूब पे जाके उसको देख भी सकते हैं। उस अहमद मुफ्ती खान ने कहा, हां, हम फिर कह रहे हैं हम बलूच हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं, और मुझे यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत माता की जय। इसके बाद तो वो डिबेट गाली गलौज में बदल गई, वो कहने लगा वो दिख गया है, पैसा खा के बैठा है, मोदी का आदमी है, वगैरह 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 वगैरह, सब शुरू हो गया। बट आप ये समझिए, देश का कोई भी हिस्सा अलग हो जाए, कैसे इमोशनल बॉन्डिंग के थ्रू आपका कनेक्ट बना रहता है और वो हिस्ट्री के किसी भी टाइम पर आकर कैसे खड़ा हो जाता है। और मैं फिर ये कह रहा हूं, चूंकि यहां पर देवी दुर्गा की बहुत पूजा होती है पश्चिम बंगाल में, और लोगों के दिमाग में ऐसा मैकॉले का माइंडसेट बैठा हुआ है कि आपको ध्यान हो, किसी एक नेता ने बोला था कि इन माई ओपिनियन दुर्गा इज ए मटन ईटिंग एंड लिक्वर कंज्यूमिंग गॉडेस, बोला था ना। नाम लेना उचित नहीं है चूंकि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मगर मैं समझना चाहता हूं कि ये लोग कितनी छोटे लेवल की माइंडसेट रखते थे। दुर्गा के कितने स्वरूप हैं? 9। और वो 9 दुर्गा किसके प्रतीक है? हमारा नया साल अभी आने वाला है,
जब हमारा न्यू ईयर शुरू होता है तो कहां से शुरू होता है? किसी के जन्म से नहीं शुरू होता। हमारा माना जाता है इस दिन सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि की रचना जब शुरू होगी, टॉकिंग इन द एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक टर्म, तो कैसे शुरू होगी? इनिशिएशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी क्रिएट होगी ना, तो शक्ति के प्रादुर्भाव के साथ ही सृष्टि की रचना होगी। तो जब आप नवरात्र मनाते हैं तो प्रथम नवरात्र में शक्ति का स्वरूप क्या है? प्रथमम शैलपुत्री, पुत्री मतलब नेसेंट एनर्जी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, देन इट इवॉल्व्स इनटू प्योर एंड चेस्ट एनर्जी। तृतीयम चंद्र घंटेति, अब उनके 4 हाथ हैं, यानी अब मल्टीपल डायमेंशंस क्रिएट होने शुरू हुए। फिर पंचमम स्कंद माता, यानी अब उसके अंदर प्रोजनी आने लगी। फिर ऐसे आगे बढ़ते हुए सप्तमम कालरात्रि, फिर अष्टमम महागौरी, पहले कालरात्रि, यानी अब ऑल द डार्क एनर्जीज आर टू बी डिस्ट्रॉयड। और जैसे ही कालरात्रि के बाद अष्टमम क्या आती है? महागौरी। एकदम प्योर एंड ब्लिसफुल एनर्जी आ गई। व्हेन ऑल द नेगेटिव एनर्जी हैज बीन डिस्ट्रॉयड, इट्स अ प्योर एंड ब्लिसफुल एनर्जी। एंड फिर नवम क्या है? नवम सिद्धिदात्री। अब सारी सिद्धियां आपको उस एनर्जी के द्वारा प्राप्त हो जाएंगी। मुझे लगता है कि अगर मार्क्स ने 1854 में यह लिखा था इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में कि दे आर सेमी बार्बेरिक बिकॉज दे वर्शिप मंकीज एंड काउज, और वो दुर्गा जी के बारे में कहता है ये तो कैसी भयानक किस्म की देवी लगती हैं, उनके भिन्न भिन्न स्वरूपों को नहीं समझ पाते थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू मूर्ख हैं। मेरा मानना है मूर्ख हम नहीं थे, मूर्ख मार्क्स थे, जिनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो इस चीज को समझ सके। और ये बात यूनिवर्सल लेवल से लेके हमारे पर्सनल लेवल तक आती है। हमारे सबके शरीर में जो सेल्स होती हैं, सेल्स का पावर हाउस ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ओनली कम्स फ्रॉम मदर, नॉट फ्रॉम फादर। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर शक्ति का प्रादुर्भाव भी मात्र शक्ति ही है, और यूनिवर्स में शक्ति का प्रादुर्भाव भी मात्र शक्ति ही है। इसीलिए हमारे यहां, अब ये सोशल एंगल नहीं है, देखिए क्या होता है, लोग साइंस तक नहीं पहुंच पाते, उसको सोशल से जोड़ने लगते हैं। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे यहां इक्वलिटी नहीं है, हमारे यहां इक्वलिटी नहीं है, हमारे यहां शक्ति को पहले रखा गया है। क्या बोला जाता? गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में, राधा कृष्ण सीताराम और माता पिता। इसलिए नहीं कि हमें सोशली में रखना था, एनर्जी पहले आएगी, क्रिएशन सब्सिक्वेंट होगा। अब मुझे लगता है जिन लोगों को ये नहीं पता, वो अंट शंट आए बाएं साएं जो बोलते हैं, और वो सारे लोग एम फैक्टर के प्रभाव में रहते हैं। मतलब मैकॉले फैक्टर ऑफ 19th century and Marxist factor of 20th century। और बाकी कुछ और भी आप लोग जो सोच रहे होंगे, तो मुझे आपकी बुद्धिमत्ता में पूरा भरोसा है। तो जब हम इस फैक्टर से बाहर निकलेंगे, तब हम वास्तविकता में देख पाएंगे कि भारत क्या है और भारत के मार्ग में अवरोध कहां पर खड़े हैं। अब जैसे और एक और आपको बात बताएं, क्योंकि हम जो फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैंने इसलिए आपको बताया उदाहरण के लिए, अगर 2-3 चीजें और भी आप थोड़ा सा ध्यान दें कि भारत के बारे में जो प्रचारित किया जाता है कि साहब हम तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थे, हमें तो बहुत सारी चीजें आती नहीं थी। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आज हमारे यहां जब भारत राइज कर रहा है, तो दुनिया की तमाम शक्तियों को यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो भारत के अंदर आपने सुना होगा ना, साम दाम दंड भेद। तो भाई साम और दाम और दंड तो चला नहीं, यानी ना दबा पाए, ना खरीद पाए, ना समझा पाए। अब जो चौथा होता भेद, वो पूरा प्रयास किया जा रहा है भेद पैदा करने का। क्षेत्रीय स्तर पे भेद पैदा करो। कोई कहता है कि साहब नॉर्थ इंडिया ना होता तो साउथ कितना प्रोग्रेस कर जाता। तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक मंत्री कह देता है कि कर्नाटक का कि साउथ टैक्स ज्यादा देता है,
इसलिए नॉर्थ वाले ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो पत्रकार उनसे कहता है तो फिर क्या ऐसा होना चाहिए कि नॉर्थ से अलग हो जाना? कहते हैं हाँ जी, अलग होने पे सोचनी चाहिए। तो राज्यों पे लड़ा दो। किसी राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के लोगों के लिए कहता है कि साहब ये बिहार वाले लोग, हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते, तो टॉयलेट साफ करने आते हैं। तो कोई डीएनए बताने लगता है, तो कहीं लैंग्वेज के नाम पे लड़ाने लगते हैं। और उस लड़ाई झगड़े से होता क्या है? डेवलपमेंटल ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। ये वही पश्चिम बंगाल है कि जब देश आजाद हुआ था तो इंडस्ट्री में पश्चिम बंगाल का कंट्रीब्यूशन 1/4 था। आज 4% है, यानी 25% से 4% पे आ गए। हमें इसको दोबारा, हम लोग बचपन में हमने सुना था, गांव में एक कहावत होती थी कि झुलनी ने मारा धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए रे। यानी एवरीबडीज डेस्टिनेशन वाज कलकत्ता, कि भाई सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां होंगी। और आज स्थिति यह है कि कोलकाता सिर्फ मुंबई और दिल्ली से पीछे नहीं गया है, बेंगलोर भी आगे निकल गया है, हैदराबाद आगे निकल रहा है, गुरुग्राम आगे निकल रहा है। और जबकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहां पे है। फिर पहली फैक्ट्री तो यहां बनी थी, हिंदुस्तान मोटर्स। हम लोग बहुत बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, पहली मेट्रो 1984 में कोलकाता में बनी, और आज भी अंडरग्राउंड जो बनी है वो यहां पे बनी है। इसका मतलब बंगाल का जो भद्र लोग, जिसके की पास सबसे अच्छा विजडम, ज्ञान वो माना जाता है, वहां पर अगर हम इतना पीछे रह गए हैं, तो मेरा यह मानना है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो यह संभव ही नहीं है कि राष्ट्रवाद की लहर जहां से उठी थी, यानी जहां से जनगण मन भी आया और जहां से वंदे मातरम भी आया, वह बंग भूमि जब तक पूरी तरंग के साथ विकास के उस गीत में शामिल नहीं होगी, तब तक भारत का वह विकास अपने उस स्वर्णिम अध्याय तक नहीं पहुंच पाएगा जो हमारा अभीष्ट है। मगर एक काम इतना आसान भी नहीं है, जिसे अटल जी की कविता की एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि यह वैसा है जैसे टूटे हुए तार से वीणा बजाना हो और पत्थर पे अंकुर उगाना हो। मगर यह भी संभव हुआ है और संभव हो सकता है अंग्रेजों से साथ लड़ाई से लेकर आज तक। जिसे अटल जी ने कहा था, बड़ी फेमस उनकी कविता थी ना, गीत नया गाता हूं, तो उसकी एक पंक्ति है कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और हम ये कह सकते हैं। एंड में आपको एक उदाहरण और भी बताना चाहता हूं, जो मैंने कहा ना, साइंस टेक्नोलॉजी में एक नए दौर में, एक बार एक सज्जन हमसे डिबेट में कहने लगे, बहस करके, अरे आप तो ऐसे कहने लगते हैं जैसे किसी साइंटिस्ट ने ये कोट किया हो कि उसने भारतीय वेदों से लिया है। तो मैंने कहा, सुनो मेरे भाई, इरविन श्रोडिंगर का नाम अगर आप लोगों में से बहुतों ने सुना हो, क्वांटम के वन ऑफ द फादर्स में से माने जाते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दी थी। उन्होंने 1964 में एक किताब लिखी है, माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड। उसमें पूरा एक चैप्टर है वेदांतिक विजन। वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1958 में किताब लिखी है, फिजिक्स एंड फिलॉसफी, जिसमें उसने कहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो अनसर्टेनिटी था उसको कॉम्प्रिहेंड करने में उसने वैदिक फिलॉसफी से इंस्पिरेशन लिया। और एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट की, जिसका नाम था फिट्ज कैप्रा, उसकी किताब है अनकॉमन विजडम। उसमें पेज नंबर 41-42 पर वो लिखता है कि जब हाइजेनबर्ग बहुत बूढ़े हो गए थे, और मुझे उसमें डेट तो वो लिखता है 11 अप्रैल 1972 को मैं वियना से म्यूनिक गया हाइजेनबर्ग से मिलने, और हाइजेनबर्ग ने मुझसे कहा कि 1929 में वो भारत आए थे और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेदांतिक फिलॉसफी पे उनका गहरा डिस्कशन हुआ। एंड आफ्टर दैट, ये कौन कह रहा है? फिट्ज कैप्रा, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, कोटिंग वर्नर हाइजेनबर्ग, अ जर्मन साइंटिस्ट, इन ए बुक रिटन बाय जर्मन एंड इंग्लिश। इसमें इंडियन कोई नहीं है, और संघी भाजपाई तो कोई भी नहीं है। वो ये कह रहा है कि द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, impertinence and uncertainty, which I was thinking crazy, after discussion with Gurudev Rabindranath Tagore, I got a comprehension and the things were looking in a proper sense.
यानी यह दर्शाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जेसी बोस से लेके सत्येंद्रनाथ बोस से लेके अमल कुमार राय चौधरी से लेके वर्नर हाइजेनबर्ग को दृष्टि दिखाने तक बंगाल की धरती का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मुझे लगता है इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भारत के उस विकास में बगैर इसके हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। और कुछ सिद्ध महापुरुष होते हैं जो कह के जाते हैं तो वो बात व्यर्थ नहीं होती। देखिए, श्री अरविंदो ने एक बार ये बात कही थी कि शरीर में जो स्थान आत्मा का है वो दुनिया में स्थान भारत का है, क्योंकि भारत से 2.4% ऑफ द लैंड मास है। फिर भी बहुत से लोग सोचते हैं भारत कैप्चर हो जाएगा तो कंट्रोल आ जाएगा, पर हम एकमात्र देश हैं जो आज तक खत्म नहीं हुए। वी आर द ओनली सर्वाइविंग एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। श्री अरविंदो ने कहा था कि इंडिया इज पासिंग थ्रू ए ग्रेट ट्रांजिशन ऑफ 175 ईयर्स एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 175 ईयर्स इंडिया विल स्टार्ट मार्चिंग टूवर्ड्स इट्स ग्लोरियस फ्यूचर विच इज अवेटिंग। एंड ही सेड दैट transition of 175 years started with the birth of Sri Ramakrishna Paramhans. And Sri Ramakrishna Paramhans was born in 1836. तो 175 कंप्लीट हुए 2011 में। 2011 में एक चेंज तो आया, पश्चिम बंगाल में भी एक चेंज आया था कि वो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल वो गायब हो गई थी। 2012 से देश में भी परिवर्तन आया और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपनी शरीर छोड़ने से एक वर्ष पूर्व वो अमरनाथ की यात्रा में गए और बाहर निकल के उन्होंने कहा, मैंने ध्यान लगा के देखा कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है और वो समय सिर्फ एक शताब्दी दूर है। 1902 से अगर आप एक शताब्दी जोड़ें तो 2002, और कहे गए वाक्य व्यर्थ नहीं जाते, जाके चेक करिएगा। 2003-04 से इंडिया की सक्सेस स्टोरी आनी शुरू हुई। 2004 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $100 बिलियन पहुंचा। 2003-04 में एक क्वार्टर के लिए हमारी ग्रोथ रेट 10.5% को टच की थी और हमने एक क्वार्टर के लिए सही उस समय चाइना से आगे निकलने में सफलता हासिल की थी। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी 2003-04 से शुरू होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, आप आश्वस्त रहिए, जो कुछ इस धरती के सिद्ध महात्माओं ने कहा है और जो कुछ इस समय दिख रहा है वो सब साकार होगा। हम वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर भी बनेंगे, यानी माता लक्ष्मी की भी कृपा आएगी, और हम वर्ल्ड की इंटेलेक्चुअल पावर भी बनेंगे। जहां से शुरू किया था वही समाप्त करता हूं, एआई समिट, यानी मां सरस्वती की भी कृपा आएगी। मगर मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों कमल पर ही विराजती हैं। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, यू बी वेरी क्लियर कि इंडियाज टाइम एंड मूवमेंट हैज अराइव्ड। हमें अगले 20-22 साल में डेवलप कंट्री बनना है और ये वो बेस बनाएगा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। और 10,000 साल पुराना हमारा इंस्पिरेशन है। वी आर द बिगेस्ट कंट्री राइट नाउ, बट वी आर नॉट जस्ट द बिगेस्ट कंट्री, we are the youngest country also. And we are not just the youngest country, we are the youngest country and the oldest civilization. ये भारत का पूर्ण सत्य है और इसलिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है और एक स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस वर्तमान में सावधानी से चलना है। तो जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, गौरवशाली था भूतकाल, पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। और लास्ट में यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इतिहास से थोड़ा सबक भी लेना चाहिए। कुछ चीजों में मैं प्रदेश की राजनीति पे नहीं बोल रहा हूं, बगल के देश की राजनीति के बारे में बोल रहा हूं। सिर्फ एक उदाहरण के लिए, वहां पे अभी नई नई सरकार बनी है बांग्लादेश में, बीएनपी की। मेन अपोजिशन पार्टी बनके कौन आया है? जमाते इस्लामी। इस जमाते इस्लामी को लेजिटिमेसी किसने दी थी? इसी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने।
और बेगम खालिदा जिया उसके पक्ष में नहीं थी, यही तारिक रहमान ने, और एक कैबिनेट में बर्थ भी दी थी। आज उनके खिलाफ अपोनेंट के रूप में कौन खड़ा? वही जमात इस्लामी। किसके सामने? उन्हीं तारिक रहमान के सामने। तो कभी कभी यह भी समझना चाहिए कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। और लास्ट में एक और बात भी कह दूं, बांग्लादेश में तारिक रहमान प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। ये तारिक नाम आपने करोड़ों लोगों के सुने होंगे, पर ये तारिक नाम किसके नाम पे होता है? ये एक बहुत बड़ा मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट की थी 7वीं सेंचुरी में, तारिक बिन जायद, जिसने यूरोप को जीता था, पुर्तगाल और स्पेन पूरा जीत लिया था, उसके नाम पे सबका नाम तारिक रखा जाता है। ये अरबिक का वर्ड है तारिक, मगर अरबिक में तारिक वर्ड संस्कृत के तारक से आया, जिसका अर्थ होता है सूर्य। मगर मजे की बात यह है कि भारत में रहने वाले लोग भी तारिक नाम को उस ओरिजिनल अरबी के तारिक के, संस्कृत के तारक से नहीं जोड़ते हैं, स्पेन पे रूल करने वाले तारिक बिन जायद से जोड़ते हैं। मुझे लगता है जिस दिन समाज के सभी वर्ग अपनी आइडेंटिटी को भारत के साथ जोड़कर समझना शुरू कर देंगे, उस दिन मुझे लगता है बहुत सारा समाधान भी निकल आएगा। जैसे 26 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रबोवो सुबियांतो भारत आए थे, चीफ गेस्ट थे पिछले 26 जनवरी को। शाम को राष्ट्रपति भवन में उनका डिनर था, उनका वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले। इंडोनेशिया दुनिया का बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, उसका राष्ट्रपति क्या कहता है? few weeks back I got my genetic sequencing done and I was told that I am having an Indian DNA। तो बस आप ये समझ लीजिए कि अगर सब लोग ये मान लेंगे कि हकीकत में और न माने, तब साइंस मनवाने वाली है। भाई आज से 30 साल पहले, जब तक डीएनए टेस्टिंग नहीं आई थी, 40 साल पहले, तमाम हिंदी फिल्मों की स्टोरी पूरी इस पे घूमती रहती थी कि विलन कहता था हीरोइन से, बच्चा मेरा नहीं है, और वो बेचारी जिंदगी भर यही साबित करने में लग जाती, बच्चा इसका है, पूरी फिल्म की स्टोरी उसी में चलती थी। आज जिंदगी की जरूरत नहीं, 48 से 72 घंटे में साबित हो जाएगा कौन किसका बच्चा है। उसी प्रकार कोविड ने जीनोम सीक्वेंसिंग लाया है, और फटाफट अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए और पता लग जाएगा किसी का बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, सब किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। और लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूंगा, इंडिया इज ऑल सेट टू राइज बट नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड। वी डू नॉट वांट टू बिकम सुपर पावर, वी वांट टू बिकम विश्वमित्र और विश्व गुरु। Because when you are standing by the side of a powerful person, you feel a little bit hesitant, you feel a little bit awful, sometimes you feel a little bit fearsome. But when you are standing by the side of your guru, you feel exalted, elated and inspired. So India is all set to rise, not to dominate the world, but to motivate the world in the right direction. And in the entire world of clash of civilization, only we are the people who are having the capability to create a coherence in this clash of civilization.